बबलू बेटा आ जाओ, नाश्ता कर लो, देर हो रही है, मुझे काम भी करने हैं। नहीं माँ, मैं ऐसे नाश्ता नहीं करूँगा। मुझे सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं रोटी के साथ दूध भी पीऊँगा। मुझे दूध चाहिए। लेकिन बेटा दूध तो हमारे घर में नहीं है। अच्छा तुम रुको, मैं अभी पड़ोसन कपी के घर से लेकर आती हूँ। उसके पास एक गाय है, दूध जरूर होगा। फिर कोमल चिड़िया पड़ोस में बिजली कपी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरे बबलू को दूध के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मुझे 1 गिलास दूध रोज दे दोगी? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। इसके बदले में तुम्हें मेरे घर के सारे काम करने होंगे। तुम्हें तो पता है मैं आजकल बीमार रहती हूँ और मुझसे मेरे घर के काम और गाय की देखभाल नहीं हो पाती। मैं तो काफी दिनों से कोई नौकरानी ढूंढ रही थी। अब तुम आ गई हो तो तुम मेरे सारे काम कर दिया करना। बदले में मैं तुम्हें 1 गिलास दूध दे दिया करूँगी। ठीक है बिजली बहन। कोमल चिड़िया बिजली कपी के सारे काम करती है और फिर दूध लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही वो जंगल में सभी पक्षियों के घरों में काम करने लग जाती है और कभी जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें जंगल के बाजार में बेचकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती है। वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है, उसे अच्छा अच्छा भोजन देती है और पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजती है। माँ, तुम कितनी कमजोर हो गई हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा। मेरा राजा बेटा नौकरी करके पैसे लाएगा और मैं रानी बनकर राज करूंगी। ठीक है मम्मा, अब मुझे अच्छी अच्छी कहानी सुनाए। कोमल चिड़िया अपने बेटे को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है और बबलू आराम से सो जाता है। अगले दिन कोमल चिड़िया रसोई में देखती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो थोड़ा सा भोजन पड़ा था वो अपने बेटे के लिए ले आती है और खुद कुछ भी नहीं खाती। माँ, आप भी मेरे साथ भोजन खाइए ना। नहीं बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर मैंने भोजन खा लिया तो और भी दर्द बढ़ जाएगा। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से पानी लेने चली जाती है। बबलू वो भोजन खाता है और भोजन डालने के लिए रसोई में जाता है, लेकिन वहाँ तो हंडिया खाली थी। अरे ये क्या, ये हंडिया तो खाली है। अब मैं समझा, माँ के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो था उन्होंने मुझे दे दिया। ये सोचते बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। बबलू अब बड़ा हो जाता है। उसकी शहर वाले जंगल में नौकरी लग जाती है। अब वो अच्छा कमाने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद बबलू की शादी पारो चिड़िया से हो जाती है। कोमल चिड़िया भी अपने बेटे के साथ शहर वाले जंगल में रहती है, लेकिन उसकी बहू पारो अपनी सास पर उल्टा सीधा आरोप लगाकर अपने पति के कान भरती है। पति जी, मैं माँ जी को कितना समझाती हूँ कि अच्छे से तैयार होकर रहा करें। देखिए ना, आपसे कितने पक्षी मिलने आते हैं। जब वो माँ जी को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने एक नौकरानी रखी हुई है। पति जी, आपकी माँ हमारी जानबूझकर बदनामी करवाती है। हाँ नहीं तो क्या? हाँ पारो, तुम ठीक कहती हो। बबलू, मैं तो कहती हूँ माँ जी को पुराने वाले जंगल में ही भेज दो। ये सुनकर बबलू चिड़ा अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज से आप पुराने वाले जंगल में ही रहेंगी। मैं आपका खर्चा वहीं भेज दिया करूँगा। बेटा, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी पक्षियों में बदनामी होती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और बेटा, मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूँगी? जब तक मेरे पंख चल रहे हैं मैं अपना कमा लिया करूँगी। उदास मन के साथ कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबलू चिड़ा अचानक बीमार हो जाता है। वो उल्लू वैद्य के पास अपना चेकअप करवाता है। अपनी बीमारी का सुनकर उसके तो पाँव तले जमीन निकल जाती है। वो घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है। पारो, मेरी एक किडनी खराब है। उल्लू वैद्य ने कहा है अगर मेरी किडनी ना बदली गई तो मेरी मौत भी हो सकती है। फिर बबलू चिड़ा पूरी कोशिश करता है। वो अपने रिश्तेदार, पड़ोस सभी से बात करता है, लेकिन उसे किडनी कोई भी नहीं देता। अचानक एक दिन एक गुमनाम पक्षी उसे एक अपनी किडनी दे देता है। इससे उल्लू वैद्य उसका ऑपरेशन करता है और खराब किडनी की जगह सही किडनी डाल देता है। काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बबलू चिड़ा अपने घर लौट आता है।
पति जी, देख लिया अपनी माँ का प्यार। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें आकर मिल गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें एक बार भी देखने तक नहीं आई। बबलू अब अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। वो अपनी माँ को कभी भी पुराने जंगल में देखने नहीं चाहता था। एक दिन उसके पुराने जंगल से तोते का फोन आता है। बबलू, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, आकर देखो। ये सुनकर बबलू चिड़ा पुराने जंगल में जाता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो घोंसले में उसकी माँ मरी हुई थी। बबलू, मुझे लगता है तुम्हारी माँ को मरे हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं। वो बीमार थी और कोई भी उसकी सेवा करने वाला नहीं था, और वो किसी का एहसान भी नहीं लेना चाहती थी। जंगल के सभी पक्षियों ने कोमल से कहा था कि तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारी रक्षा नहीं करता और तुम इधर उधर मारी मारी फिरती हो, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी। फिर बबलू चिड़ा और पक्षी चिड़िया को नदी में बहा देते हैं। जब बबलू चिड़ा लौटकर अपने पुराने घर के पास आता है तो कौवा और कवि उसे वहाँ मिलते हैं। बबलू, हम तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे। तुम्हारी वजह से कोमल बहन ने सारी जिंदगी मेहनत की और अपना कभी भी ध्यान नहीं रखा। क्या तुम सब भूल गए? हाँ बबलू, कौन इतना करता है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया, और कोई माँ होती तो तुम्हें देखने तक नहीं चाहती। उस बेचारी ने तो अपनी किडनी तक तुम्हें दे दी। ये बात सुनकर बबलू चिड़ा बहुत हैरान होता है। क्या मुझे किडनी देने वाली मेरी माँ थी? हाँ, तभी तो वो तुम्हें देखने नहीं जा सकी। उसने तो उल्लू वैद्य को बता दिया था कि मेरे बेटे को मत बताना कि मैंने किडनी दी है, नहीं तो वो बेचारा मेरी ऐसी हालत देखकर मुझसे किडनी नहीं लेगा, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा ठीक ठाक रहे। बबलू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो बहुत पछता रहा था। ऐ ऊपर वाले, ये मैंने कैसा अनर्थ किया। जिस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उस माँ को मैं अंतिम समय में अपने पास भी नहीं रख सका। बबलू को याद आता है जब वो बचपन में अपनी माँ से कहा करता था कि जब वो बड़ा होगा तो अपनी माँ को कमाकर खिलाएगा। तो माँ कहती थी कि जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो वो रानी बनकर राज करेगी। अब बबलू बहुत पछता रहा था और जोर जोर से रो रहा था। माँ, मैंने बहुत गलत किया। अपने नालायक बेटे को माफ कर देना माँ। मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने आपके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया, मुझे माफ कर देना माँ। वो ऐसे फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। अरे ओ करम चली, बस दिन भर बर्तनों को ही रगड़ती रहती है। चल जा यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं। जाकर घर की अच्छे से सफाई कर दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद कोमल चिड़िया थकी हारी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू? चिड़िया घबराकर उठ जाती है और अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस काम खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करने गई थी। अरे ओ करम चली, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे सोना ही सिखाया है? चल इधर आ और मेरे पाँव में मालिश कर दे। कोमल चिड़िया के साथ रोज उसकी सास का ऐसे ही जुल्मो सितम होता रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी उसकी जालिम सास उसे आराम करने नहीं देती। एक दिन चिड़िया की सहेली तोती आती है। कोमल, कैसी हो? शादी के बाद तो बहुत बदल गई हो। हाँ हाँ तोती बेटी, बदलेगी ना, दिन भर खा पी कर सोती जो रहती है। अरे ये क्या चिड़िया, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें कितनी अच्छी सास मिली है। अपनी सास के सामने कोमल अपनी सहेली चिंकी से कहती है। अच्छा चिंकी, बताओ क्या खाओगी? चिड़िया की सास ये सुनकर कहती है। कोमल बहू, जरा इधर मेरी बात तो सुनना। जी माँ जी। तेरे बाप ने यहाँ मुफ्त में राशन खोल रखा है क्या, जो तू किसी को भी भोजन खिला रही है? बेचारी चिड़िया अपनी सहेली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है।
कोमल, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। ये सुनकर चिड़िया रोने लगती है। कोमल, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चिंकी बहन, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ। काम करते करते देखो मेरे पंख भी सूज गए हैं। आधी रात तक मैं अपनी सास के पाँव की मालिश करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। कई बार तो वो मुझे मारती भी है। कोमल, तुम पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम ये सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। बेचारी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर से आती है। अरे ओ करमचली, इधर आ, टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर। चिड़िया घबरा कर उठती है और अपनी सास के पास आती है। जी जी माँ जी। अरे ओ महारानी, रात को मेहमान आने वाले हैं, जाकर रसोई में भोजन बना। और सुन, भोजन अच्छे से बनाना, कहीं मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती ना करवा देना। दिन भर थकी हारी कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाने लगती है। इतने में घी चिड़िया के पंख पर आकर गिरता है। उसका पंख जल जाता है। वो जोर से चिल्लाती है और रोते रोते बाहर आती है। अब क्या हुआ करमचली? माँ जी देखिए, मेरा पंख जल गया, बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। काम चोर कहीं की, अगर काम नहीं करना तो बहाने बनाने लग गई है। चल जाकर काम कर रसोई में। बेचारी कोमल चिड़िया उस जले हुए पंख के साथ सारा भोजन बनाती है। रात हो जाती है। चिड़िया की सास के मेहमान कौवे आ जाते हैं। चिड़िया कौवों को भोजन देती है। वो कौवे भोजन खाते हैं। छी छी, ये कैसा भोजन बनाया है तुम्हारी बहू ने? ऐसा भोजन खाने से तो अच्छा था कि हम किसी 5 स्टार होटल में खाना खा लेते। चलो बादल जी, चले यहाँ से। गुस्से में वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। आज तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी। न जाने मैं तुझे क्यों ब्याह कर ले आई। रात होते ही बंटी चिड़ा भी घर आ जाता है। तभी उसकी माँ बंटी को सारी बात बताती है। बंटी गुस्से में अपनी पत्नी के पास जाता है। ये क्या कोमल, तुमने भोजन इतना बेस्वाद बनाया कि तुम्हारी वजह से माँ को आज कितनी बातें सुननी पड़ी। मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़िया को मारने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। बहू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जा बाजार से सब्जी लेकर आ। बेचारी कोमल बुखार में गर्म तवे की तरह तप रही थी और पंख भी जला हुआ था। माँ जी, मुझे बहुत बुखार है और पंख में भी बहुत दर्द है। आज मैं नहीं जा सकती, आप जाकर ले आइए ना। अरे वाह वाह, देखो इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है। जाकर सामान ले आ, अब नाटक मत कर वरना बुलाऊं बंटी को। फिर कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में चली जाती है। तभी उसे वहाँ चिंकी तोती मिलती है। अरे कोमल, ये क्या, ये तुम्हारा पंख कैसे जल गया? और तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है और तुम फिर भी सब्जियां लेने चली आई। तो मैं क्या करूँ तोती बहन, मेरी सास मुझे सांस तक नहीं लेने देती। कोमल, तुम ये सब अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? क्या बताऊँ चिंकी, मेरी माँ हर समय बीमार रहती है और मैं उन्हें अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का कैसे बताऊँ। वो ये सब सुनकर मर जाएगी। अच्छा चिंकी, मैं चलती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए कोमल अपने घर चली जाती है। चिड़िया की बात सुनकर तोती से रहा नहीं जाता और वो उसकी माँ के घर चली जाती है। अरे तोती बेटी, कितने दिनों बाद आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, सब ठीक है। आंटी, क्या कोमल आई नहीं आपसे मिलने? चिंकी, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला और उसे इतना प्यार करने वाली सास मिली जो उसे बेटी की तरह रखती है। आंटी, ये सब झूठ है। आपकी बेटी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। वो सुखी नहीं बल्कि बहुत दुखी है। ऐसा कहते हुए तोती सारी बात चिड़िया की माँ को बताती है।
चिड़िया की माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपनी बेटी के ससुराल में जाती है। तुम मेरी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहन जी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारी बेटी पर जुल्म नहीं किया। अरे माँ, आप यहाँ क्या हुआ? अब तो मैं मर गई। लगता है चिड़िया सब बता देगी अपनी माँ को। बेटी, तुम इतना अत्याचार क्यों सह रही हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये आप क्या कह रही हैं माँ? आपसे ये सब किसने कहा? बेटी, ये सब मुझे चिंकी ने बताया है। नहीं नहीं माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और सासू माँ जी तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। बेचारी चिड़िया अपनी सास की बेइज्जती ना हो इसलिए झूठ बोलती है। हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और माँ जी तो मुझे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हैं। तो बेटी, तुम्हारा ये पंख कैसे चला? माँ, ये तो मैं रसोई में भोजन बना रही थी, तभी मेरा पंख जल गया। कोमल की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचती है, मैंने अपनी बहू पर कितना अत्याचार किया और आज इसने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। फिर चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है। कोमल की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरी माँ जी हैं। माँ तो हमेशा माँ ही होती है। बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी बहू और बेटी हो, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया की जिंदगी बदल जाती है। उसकी सास अब उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है और बंटी चिड़ा भी अब अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली कवि अपना छाता लिए जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी फाख्ता पर जाती है जिसके पास एक मीठा फल था। वो उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के पास जाकर बैठ जाती है। माँ जी, अपना फल यहीं रख दो और जल्दी से इस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। तुम्हारे पीछे मैंने एक बहुत बड़ी चील देखी है। यहाँ, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? कहाँ है चील? माँ जी, इस बात को छोड़ो, जल्दी से ये मीठा फल मुझे पकड़ाओ और उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाओ। अगर जान बचानी है तो जल्दी करो। वो बूढ़ी फाख्ता डर के मारे ऐसा ही करती है। वो अपना मीठा फल बिजली कवि को देकर खुद बड़े पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। बिजली कवि वो मीठा फल उठाती है और वहाँ से अपने घर भाग जाती है। कितना स्वादिष्ट मीठा फल है। आज तो मुफ्त का भोजन खाने का मजा ही आ गया। मुफ्त के भोजन का स्वाद ही अलग है। ऐसी बारिश में भला मुझे और कहाँ से कुछ मिलता। काफी देर तक बूढ़ी फाख्ता उस पेड़ के पीछे ही छुपी रहती है। तभी वहाँ से कोमल चिड़िया गुजरती है। वो बूढ़ी फाख्ता को देखकर वहाँ आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे पेड़ के पीछे छुपकर क्यों बैठी हैं? क्या आप बारिश से डर रही हैं? चिड़िया की आवाज सुनकर बूढ़ी फाख्ता पेड़ के पीछे से बाहर आती है। नहीं चिड़िया बेटी, मैं तो अपना फल लेकर घर जा रही थी। तभी पिछली बेटी ने मुझे बताया कि मेरे पीछे चील आ रही है। डर के मारे मैं इस पेड़ के पीछे छुप गई। परंतु माँ जी, यहाँ तो कोई भी चील नहीं है। वो बिजली की बच्ची ऐसे ही झूठ बोलकर आपका भोजन ले गई होगी। वो हमेशा ऐसा ही करती है। तो इसका मतलब है बिजली ने मुझे उल्लू बना दिया। मैं कई घंटों से इस पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगली सुबह कोमल चिड़िया तोते से मिलती है। चीकू तोता खुद को जंगल का सबसे चालाक तोता मानता था। चिड़िया बहन, बिजली कवि सबको पागल बना लेती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं जंगल का सबसे चालाक तोता हूँ। मैं तो कभी उस काली कवि की बातों में नहीं आया और ना ही उसने कभी मेरा दाना लिया है। तोते भैया बचकर रहना, बिजली कवि बड़े बड़ों को उल्लू बना देती है। अभी कल रात बारिश में बिजली कवि ने बूढ़ी फाख्ता का फल लेकर खा लिया। ऐसे चीकू तोता बड़ी बड़ी बातें करता है और अपना भोजन उठाकर वहाँ से नदी की ओर चला जाता है। नदी पर बिजली कवि बैठी हुई थी।
आज इस मोटी चोंच वाले का मीठा अमरूद खाने को मन कर रहा है, परंतु मैं इससे कैसे लूं ये मीठा अमरूद। बिजली कभी कुछ सोचती है और तोते से कहती है। तोते भैया, तुम्हारे पंख कितने सुंदर होते जा रहे हैं, कितने नरम और मुलायम है। दूर से ही तुम्हारा हरा हरा रंग चमक रहा है। जरूर तुम कोई क्रीम लगाते हो के, मुझे भी बताओ। देखो ना, मेरे पंख कितने काले हैं। मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर दिखना चाहती हूँ। नहीं नहीं बिजली, मैं कोई क्रीम नहीं लगाता। मेरे पंख तो पहले से ही बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो तोते भैया। जरा देखो तो, तुम्हारी चोंच अब कितनी सुंदर लग रही है, चमक रही है, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। जरा नदी के पानी में तो देखो खुद को, कितने सुंदर लग रहे हो, फिर ही तुम्हें पता चलेगा। बिजली के कहने पर चीकू तोता खुद को पानी में देखता है और अपने आप को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। हाँ बिजली, तुम सच कह रही हो। अरे वाह, मैं तो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा हूँ। तोते भैया, मैं जानती हूँ एक सुंदर तोती को। वो पहाड़ों पर रहती है। वो किसी सुंदर तोते को ढूंढ रही थी। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? सुंदर तोती का सुनकर तोता तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ बिजली, मैं मिलना चाहता हूँ उस तोती से। वो तोती मुझे देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि मैं जंगल का सबसे सुंदर तोता हूँ। तो ठीक है तोते भैया, लाओ ये मीठा अमरूद मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें उस सुंदर तोती के पास ले जाती हूँ। तोता खुशी में वो अमरूद बिजली कपी को दे देता है। बिजली कपी तोते का वो अमरूद खा लेती है। चलो तोते भैया, अब मैं तुम्हें उस सुंदर तोती से मिलवाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी तोते को अपने साथ लेकर घने जंगल में से होते हुए पहाड़ों के पास पहुँच जाती है। बिजली, ये क्या, यहाँ तो कोई भी सुंदर तोती नहीं है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुमने मेरा मीठा अमरूद क्यों खाया? मेरे सुंदर तोते भैया, इतना गुस्सा मत करो, मैंने झूठ नहीं बोला था। लगता है अब वो तोती चली गई होगी। ऐसा करना, तुम कल आ जाना। कल तुम कोई मीठा फल ढूंढ कर लाना। तोती को मीठे फल बहुत पसंद है। बिजली की बात सुनकर तोता खुशी खुशी वापस अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह हो जाती है। चीकू तोता जंगल से कुछ मीठे फल ढूंढता है और वापस बिजली कपी के पास जाता है। बिजली, देखो मैं मीठे फल ढूंढ लाया। चलो अब मुझे उस सुंदर तोती से मिलवा दो। अरे तोते भैया, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो सामने बड़ा पेड़ है ना, उसके पीछे बैठी है वो सुंदर तोती और तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, जाकर देख लो। जैसे ही तोता उस पेड़ के पीछे जाता है तो पीछे से बिजली कपी वो मीठे फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। भाग गई, वो काली कपी मेरे मीठे फल लेकर भाग गई। मैं भी पागल था जो इस काली कपी की बातों में आ गया। कितना चालाक बनता था मैं, लेकिन उस कपी ने मुझे उल्लू बना दिया। ऐसा कहते हुए चीकू तोता उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है। मोटी बुलबुल मौसी, थोड़ी स्मार्ट हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं कभी, मैं तो रोज का एक दाना ही खाती हूँ। न जाने फिर भी मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। अरे अरे मौसी, चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारा वजन कम कर सकती हूँ। बदले में मुझे मीठे फल लाकर देने होंगे। क्या सच में बिजली, मेरा वजन कम हो जाएगा? क्या मैं भी तुम्हारी तरह स्मार्ट हो जाऊंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल्दी से जाकर जंगल से मेरे लिए मीठे फल लेकर मेरे घर आ जाओ। बिजली की बात सुनकर बुलबुल मौसी पूरे जंगल में उड़ती है और वो मीठे फल ढूंढकर बिजली कपी के पास जाती है। बिजली, ये देखो मैं मीठे फल ले आई। अब जल्दी से मुझे वो दवा दे दो जिससे मैं भी दुबली पतली हो जाऊं। हाँ हाँ बुलबुल, तुम ये मीठे फल यहीं रख दो, मैं तुम्हारे लिए दवा तैयार कर दूंगी। परंतु हाँ, कल आते हुए भी मीठे फल लेती आना। अगली सुबह बुलबुल मौसी एक फलों की टोकरी भरती है और बिजली कपी के घर की ओर उड़ती है। तभी रास्ते में उसे चिड़िया रोक लेती है। अरे बुलबुल मौसी, इतने सारे मीठे फल ये आप कहाँ लेकर जा रही हैं? चिड़िया बहन, तुमसे अब क्या छुपाना। ये मीठे फल मैं बिजली के लिए लेकर जा रही हूँ। वो मुझे दुबला पतला करने की दवा दे रही है। उसी ने मुझसे ये मीठे फल मांगे हैं। अरे मौसी, ये आप क्या करने जा रही हैं? क्या आप नहीं जानती वो कभी कैसे पक्षियों को उल्लू बनाती है? उसने कल तोते को भी उल्लू बनाया था। आज वो आपके साथ ऐसा कर रही है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कल भी उसके लिए मीठा फल लेकर गई थी। इसका मतलब
वो मुझे भी पागल बना रही है। अगले दिन बिजली कभी उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में कबूतर बैठा दिखाई देता है। कबूतर मीठा आम खा रहा था। कबूतर भैया, मैंने आज ही एक जादू सीखा है। तुम अपनी सुंदर आंखें बंद करो, देखना तुम्हारा ये एक आम 2 आमों में बदल जाएगा। बिजली की बात सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो क्या सच में तुम जादू कर सकती हो? तो ठीक है, मैं अभी अपनी आंखें बंद करता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर अपनी आंखें बंद करता है। बिजली कभी वो आम लेकर भागने ही वाली थी कि पीछे से तोता और चिड़िया आ जाते हैं। काली कभी, आज तुझे जादू मैं दिखाता हूँ। कबूतर, आंखें खोलो। ये कभी तुम्हारा आम चुराकर भागने वाली है। कबूतर अपनी आंखें खोलता है। फिर सभी पक्षी मिलकर बिजली कभी को पकड़ लेते हैं और वो बिजली कभी की खूब पिटाई करते हैं। ऐसे बिजली कभी को अपने किए की सजा मिल जाती है। जंगल में आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली और बादल घर में बैठे लड़ रहे थे। बादल जी, पूरा घर टूटा हुआ है। तुम्हें पता है ना, आज मेरी बहन आ रही है। वो हमारा घोंसला देखकर क्या सोचेगी? क्या वो इस टूटे हुए घर में रहेगी? अपनी बहन को कितना झूठ बोला था कि मेरा पति बड़े ऑफिस में काम करता है। अगर वो इस टूटे हुए घोंसले को देखेगी तो मेरी नाक कट जाएगी। बिजली, ये तुम्हारी बहन भी अचानक आ रही है। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं घर की मुरम्मत कर लेता। अब इतनी जल्दी में मैं क्या कर सकता हूँ? देखो मौसम, कहीं बारिश आ गई तो मैं भीग जाऊंगा। बादल जी, मुझे बहुत शर्म आएगी जब मेरी बहन इस टूटे हुए घर को देखेगी। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ और हम 1-2 दिन चिड़िया के घर में रह लेते हैं और वो छोटी चिड़िया हमारे घर में रह लेगी। बिजली, क्या कोमल चिड़िया तुम्हारी बात मान लेगी? पति जी, बात करने में क्या हर्ज है? अगर मान गई तो ठीक, ना मानी तो फिर देखा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और कोमल चिड़िया के पास जाती है। नहीं नहीं बिजली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा घर तो टूटा हुआ है। तुम्हें तो पता है मेरी छोटी बेटी है। मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। चिड़िया बहन, एक रात की तो बात है। एक रात में बारिश से मेरा घर टूट नहीं जाएगा। देखो ना, हम भी तो उसी घर में ही रहते हैं। नहीं नहीं बिजली, ये मजबूत घर मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया बल्कि अपने लिए बनाया है। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली कभी नाटक करने लगती है। आज मेरी अकलौती बहन आ रही है और कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। अगर मेरा कोई अपना और इस जंगल में होता तो आज उसे मेरी बहन की आने की खुशी होती। बिजली को रोता हुआ देखकर कोमल चिड़िया को उस पर दया आ जाती है। अच्छा अच्छा बिजली, चुप कर जाओ। मैं चली जाती हूँ तुम्हारे घर, लेकिन बस आज रात के लिए। याद रखना, बस एक रात के लिए। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। कल सुबह मेरी बहन चली जाएगी और तुम वापस अपने घर में लौट आना और मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेती है और बिजली कभी के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, चिंता मत करना, जैसे भी हो आज की रात इस घर में गुजार लो। कोमल चिड़िया डरी हुई थी। वो बिजली के घर को देखे जा रही थी। चलो अब चलते हैं, तुम्हारी बहन आने ही वाली होगी। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा और बिजली कभी दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। देखो बादल जी, ये है घर जिसे घर कहते हैं। एक हमारा घोंसला है जो जगह जगह से टूटा हुआ है। देखो ना, चिड़िया ने फूलों से अपने घर को सजा रखा है और छत देखो कितनी मजबूत है। बिजली, अब चिड़िया की तारीफें ही करती रहोगी या अपनी बहन को लेने भी जाओगी? तुम्हारी बहन बस स्टैंड पर आ गई होगी। और हाँ, छाता लेती जाओ, बारिश शुरू होने वाली है। फिर बिजली कभी छाता लिए अपने घर से निकलती है। वो बस स्टैंड पर जाती है जहाँ उसकी बहन पहले से आई हुई थी। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली कभी छाता लिए अपनी बहन के पास जाती है। पिंकी, आ गई तुम? हाँ दीदी, चलो जल्दी चले, बारिश शुरू हो गई है, मेरे पंख भीग जाएंगे। हाँ पिंकी, चलो जल्दी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को लेकर चिड़िया के घर जाती है। घर देखकर पिंकी कभी बहुत खुश हो जाती है। दीदी, ये घर तुम्हारा है? ये घर तो बहुत सुंदर है, पहली बार देखा है। कप्पों का कितना सुंदर घर। हाँ हाँ पिंकी, तुम्हारे जीजा जी ने बनाया है। तुम्हारे जीजा जी बहुत मेहनती हैं, दिन रात काम करते हैं। दिन रात मेहनत करके ये घर बनाया है। जीजा जी,
आपने बहुत सुंदर घर बनाया है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से भोजन दो। मम्मा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? देखिए ना, छत टपक रही है और घोंसला गीला हो रहा है और कौवों के घर से कितनी गंदी बू आ रही है। मीना बेटी, आप मेरे पास आ जाओ इस घोंसले में, और बू तो मुझे भी आ रही है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर ही रात को नींद आएगी। फिर कोमल चिड़िया उन कौवों के घर की सफाई करती है। बिजली कवि की बहन पिंकी बहुत थकी हुई थी, वो भोजन खाकर सो जाती है। बादल जी, कल पिंकी चली जाएगी, परंतु मेरा दिल नहीं मान रहा कि हम चिड़िया का इतना सुंदर घर छोड़कर जाएं। बिजली, सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं, इस घर पर पक्का पक्का कब्जा कर लेते हैं और कोमल चिड़िया को हमारा पुराना घर दे देते हैं। ये छत टूटी हुई है, न जाने वो कौवे यहाँ कैसे रहते होंगे। आज रात मुझे जागकर गुजारनी होगी, कहीं ये छत हम पर ना गिर जाए। बारिश की वो रात कोमल चिड़िया जाकर गुजारती है और कौवे आराम से चिड़िया के घर में सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है, जंगल में बारिश भी थम चुकी थी। पिंकी कवि बिजली से कहती है, दीदी, तुम्हारे जीजा जी ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रहने आई हूँ। अपनी बहन की बात सुनकर बिजली कवि चौंक जाती है। क्या पिंकी, ये तुम क्या कह रही हो? जीजा जी ने ऐसा क्यों किया? दीदी, सारा दोष उस स्वीटी कवि का है। तुम्हारा जीजा जी उसके पीछे लगकर मुझे छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया बिजली कवि के पास आती है। बिजली बहन, बहुत मुश्किल से हमने रात गुजारी है, अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। अब मेरा घर खाली कर दो। क्या? कौन सा घर? ये घर मेरा है, अब से मैं ही इस घर में रहूंगी। बिजली की बात सुनकर कोमल चिड़िया दंग रह जाती है। बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? शर्म करो। मैंने तुम पर दया की, एक रात के लिए तुम्हें अपना घर क्या दे दिया? तुमने तो मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। अब सीधे से मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं शोर करूंगी और पक्षियों को बुलाऊंगी। बस बहुत हो गया छोटी चिड़िया, निकल जा अब मेरे घर से, वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। चल भाग जा यहाँ से, जो करना है कर ले, मचा ले शोर। जंगल का कोई पक्षी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोमल चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे बुला कर लाती है। बिजली, ये सब गलत है। अगर चिड़िया ने तुम्हें एक रात के लिए अपना घर दे दिया तो तुम भी कुछ शर्म करो। बादल, वो बड़ी वाली लाठी तो लेकर आओ, इस गंदी आंखों वाले की चोंच कुछ ज्यादा ही चल रही है। बिजली कवि के कहते ही बादल कौवा अंदर से एक लाठी लाता है। कबूतर वो लाठी देखकर डरकर वहाँ से भाग जाता है। क्यों रे छोटी चिड़िया, अब तू भी मार खाएगी या यहाँ से जाएगी? नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। काली कवि, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वापस चली जाती है। मामा, चलें, अब वापस अपने घर चलें। नहीं मीना बेटी, अब हम इसी घर में रहेंगे। उन काले कौवों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। मम्मा, भलाई का तो जमाना नहीं। मीना, बारिश के शुरू होने से पहले मैं इस घर की मुरम्मत कर लेती हूँ, क्योंकि अब से हमें यहीं रहना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया जंगल में जाती है और जंगल से कुछ सूखी घास और लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। वो कौवों के घर की मुरम्मत करती है, वो छत को मजबूत बनाती है और अंदर फूलों से सजावट करती है। रात होते ही जंगल में फिर से काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। हवाएं बहुत तेज चल रही थी। चिड़िया की छत टूटी हुई थी, जिसका उसे भी मालूम नहीं था। तेज हवा के झोंके से चिड़िया का घर नीचे गिरकर टूट जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोमल चिड़िया कौवों के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी, क्योंकि उसने मेहनत से कौवों के घर को फिर से मजबूत बना लिया था। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। अरे पक्षियों, देखो इस चिड़िया के समोसे कितने बासी हैं। मेरे पास आओ पक्षियों, मैं तुम्हें सस्ते में पानी पूरी खिलाऊंगी।
जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया समोसे बेच रही थी और बादल बिजली पानी पूरी बेच रहे थे। तभी बुलबुल वहाँ आती है। वो चिड़िया के पास जाती है। कोमल, तुम्हारे समोसों का कोई मुकाबला नहीं। पूरे जंगल में तुम जैसे स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बना सकता। बुलबुल की बात सुनकर बिजली कभी दूर से ही चिल्लाती है। अरे मोटी बुलबुल, क्यों इस गरीब चिड़िया के गंदे समोसे खा रही है? इधर आओ, मेरे बादल जी की बनी हुई पानी पूरी चखो। चिड़िया के समोसे तो बहुत गंदे हैं, इसे क्या मालूम कि सफाई क्या होती है। बिजली बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ग्राहक को ऐसे क्यों भड़का रही हैं? कारोबार मेहनत से चलता है और मैं पूरी मेहनत करती हूँ। छोटी चिड़िया चुप कर जा। अगर ज्यादा चूं की तो मैं और बिजली तेरा स्टॉल तोड़ देंगे। कोमल चिड़िया कपों की बातें सुनकर चुप कर जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। बादल देखो, वो चिड़िया चली गई। आज फिर उसके सारे समोसे बिक गए और हमारी पानी पूरी वैसे की वैसे ही पड़ी है। हाँ बिजली, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो अपनी दुकान पर नहीं जा पाती। बिजली, सुना है तुमने, आज कोमल चिड़िया नहीं आएगी और जंगल के सभी ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। देखना, आज हमारी कमाई दुगनी होगी। थोड़ी देर बाद जंगल के पक्षी आने लगते हैं। वो कपों के पास जाते हैं। चिड़िया के ना होने के कारण वो कपों की पानी पूरी खाते हैं। कपो, तुम्हारी पानी पूरी तो ठीक है, परंतु चिड़िया के समोसों की कमी महसूस हो रही है। न जाने आज वो क्यों नहीं आई। अरे तोते, वो चिड़िया गरीब है, थोड़ी सी ठंड लग गई तो बीमार हो गई। अब वो कभी दुकान पर नहीं आएगी और ना ही हमारे जंगल में समोसे बेचेगी। तुम चिंता नहीं करो, कल से हमारी स्पेशल डील का इंतजार करो। अगली सुबह कोमल चिड़िया ठीक हो जाती है और वो वापस अपनी दुकान पर आ जाती है जहाँ वो समोसे बना रही थी। आओ दोस्तों, आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसा बिल्कुल फ्री। बादल कपे की डील का सुनकर सभी पक्षी उसी के पास जाने लगते हैं। तभी बुलबुल कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। बादल मुफ्त में ही समोसे दे रहा है, तभी तो पक्षी वहीं जा रहे हैं। हाँ बुलबुल, मैं इतना नुकसान कैसे झेलूंगी? मेरे समोसे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कोमल चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी उल्लू वहाँ आता है। कोमल, तुम्हारी दुकान अब ज्यादा नहीं चलने वाली। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। ये लो, इस पोटली में 50 सिक्के हैं। ये रखकर तुम मुझे अपनी दुकान बेच दो। नहीं उल्लू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुकान बहुत बड़ी है और ये अच्छी जगह पर भी है। मैं इतने कम सिक्कों में अपनी दुकान नहीं बेच सकती। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें इतने ही सिक्के दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ये दुकान मुझे देनी है तो दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम्हें ये कपे यहाँ नहीं रहने देंगे। उल्लू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो 50 सिक्के ले लेती है और दुकान उल्लू को बेच देती है। देखा बिजली, अब हमारी जान छूट गई इस चिड़िया से। अब जंगल में हमारा पानी पूरी का स्टॉल ही लगेगा और सभी पक्षी हमसे ही पानी पूरी खाएंगे। अगले दिन जंगल में अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कपों की छत टपकने लगती है, जिससे उनका सारा सामान खराब हो जाता है। बादल, ये क्या, हमारा सारा सामान खराब हो गया और देखो छत भी गिरने वाली है। बिजली, जल्दी निकलो, नहीं तो ये छत हम पर ही गिर जाएगी। बादल ने इतना कहा ही था कि छत उन दोनों पर आकर गिरती है और वो दोनों छत के नीचे दब जाते हैं। बचाओ, हमें कोई बचाओ। बारिश के कारण पहले ही सभी पक्षी वहाँ से जा चुके थे। कोई पक्षी भी उन्हें बचाने नहीं आता। कोमल चिड़िया बुलबुल के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वो कपों का शोर सुनकर कहती है, लगता है बुलबुल कोई मुसीबत में है, चलो हमें जाकर देखना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल को अपने साथ लेकर बाहर आती है। वो शोर सुनकर कपों के पास जाती हैं। कोमल, कोमल बहन, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। कोमल, इन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें ऐसे ही रहने दो।
नहीं बुलबुल बहन, बुराई का बदला नेकी से देना चाहिए। फिर कोमल चिड़िया और बुलबुल मिलकर उन दोनों को छत के नीचे से निकालते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी दुकान बंद करवाने की कोशिश की, मगर तुमने ही हमारी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ चिड़िया बहन, बादल ठीक कह रहा है, हमें माफ कर दो। कोमल चिड़िया उन कपों को माफ कर देती है। बारिश के बाद वो तीनों मिलकर जंगल में एक नई दुकान खोलते हैं, जहाँ वो तीनों मिलकर काम करते हैं। अब वो सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।